नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज हम लोग CBSE NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमें इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये है और सेकंड लीनियर इक्वेशन आपकी ये है। मैंने नंबरिंग कर दी इसकी। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाऊँगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, मैं y टर्म को उधर मैंने सेंड कर दिया। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब मुझे क्या करना है, x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने ये इक्वेशन नहीं बना ली है। अब इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे x की जगह हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह रख दिया मैंने 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब मैंने क्या किया, 4 को मैं इधर ले आऊँगा इक्वल के इस साइड और 2y को लेफ्ट में लेके चला जाऊँगा। तो 4 देखिए अभी पॉजिटिव है, इक्वल की जब लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और 2y नेगेटिव है तो इक्वल की जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये प्लस 2y बन जाएगा। तो 14 माइनस 4 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2y। तो y अब बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा, 10/2, यानी कि y आ गया आपके पास 5। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हम अपने y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। तो x प्लस वाई की वैल्यू थी 5 इक्वल्स टू 14। तो x बच्चों कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 5, यानी कि x कितना आ गया आपके पास, x आ गया 9। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास x आ गया 9 और y आ गया 5। तो हमने इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन अपनी सॉल्व कर ली है, और सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है बच्चों। चलिए अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड पार्ट बच्चों इसका क्या है, सेकंड पार्ट है इसका s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और नेक्स्ट इक्वेशन इसकी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन हमको दे रखी है। मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और इसे मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब हमें बच्चों करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को उठाना है और उससे उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने क्या किया, t को मैं उस साइड लेके चला गया। तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस टी। तो बच्चों इस तरह से मुझे s की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इस s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या पुट कर दूंगा अपनी नेक्स्ट यानी कि सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो सब्स्टिट्यूट या पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन के अंदर मैं s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा या पुट करूँगा। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे क्या करना है, क्या s की जगह मैं डाल दूंगा 3 + t, तो मैंने s की जगह लिख दिया 3 + t/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 6। तो 6 जब आपका एलसीएम होगा तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 + t, और यहाँ पे 2 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 6 प्लस 2t प्लस 3t/6 इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 प्लस 3t और 2t ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के बन जाएगा ये 5t/6 इज इक्वल्स टू 6। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 6 + 5t इक्वल टू 6 × 6 = 36। अब मैं 6 को उधर सेंड कर दूंगा तो ये आपका 5t हो जाएगा 36 - 6, यानी कि कितना हो गया 5t आपके पास, ये हो जाएगा 30। ये आपका 5t आपके पास 30 हो गया है। तो यहाँ से t कितना निकल आएगा बच्चों, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 6 = 30, यानी कि t आपका आ गया 6। t की वैल्यू हमें बच्चों मिल गई है। अब t की वैल्यू मिल गई तो t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट या पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो अगेन करेंगे फ्रॉम, अगेन लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट बच्चों हमारे पास क्या थी, s - t इज इक्वल्स टू 3, और हमें t मिल चुका है 6, तो s - t की जगह मैंने डाल दिया 6 इक्वल्स टू 3, तो s कितना हो जाएगा 3 + 6, यानी कि s हो गया आपके पास 9। तो s आपके पास 9 आ गया और t हमारे पास 6 आया था। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास s और t की वैल्यूज़ निकल गई, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम लोग। थर्ड पार्ट है आपके पास 3x - y इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 9x - 3y इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास बच्चों दूसरी इक्वेशन है। हमें अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम पहली इक्वेशन उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन देखते हैं क्या हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x - y इक्वल्स टू 3। तो अब देखिए मैंने क्या किया, 3x को मैंने यहीं लिखा और 3 को मैं इस साइड ले गया और y को मैं उस साइड ले गया। तो y इक्वल के लेफ्ट साइड जाकर के पॉजिटिव हो गया और 3 इधर आके नेगेटिव हो गया। या मैं इसको कह सकता हूँ और y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x - 3। तो बच्चों ये हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये थी 9x - 3y इक्वल्स टू 9। अब देखिए y हमारे पास क्या, तो 9x एज इट इज़ लिख दिया हमने, 3 लिखा और y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x - 3। तो 3x - 3 हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू 9। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 3 3 9x और माइनस माइनस का प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 9। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को साइड लेकर के जाएंगे। तो इस इक्वेशन में बच्चों हमको दिख रहा है कि यहाँ तो 9x कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, आपका 9x बन ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब आपका देखेंगे आप 9x से 9x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9, मतलब वैल्यू आई है आपकी और वेरिएबल आपका बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, विच इज़ ट्रू, दोनों नंबर आपस में इक्वल आ चुके हैं और वेरिएबल आपका x का टर्म आपका कैंसिल आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, तो जब भी कोई वेरिएबल बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाए तो वहाँ पे आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल आपका कैंसिल हो चुका है। और इसके लिए इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक और टर्म भी बताया था, आपने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि जब आपके पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो देखिए यहाँ पे चेक करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा -1/-3, ये हो जाएगा 3/9। तो अगर आप देखेंगे तो 3/9 हो जाएगा 1/3, ये भी आपका 1/3 और ये भी आपका 1/3। तो जब तीनों आपके बराबर होते तो वहाँ भी आपके इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन होते थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है 0.2x + 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तभी हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 0.2x + 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब हम क्या करेंगे, अपने y के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 - 0.3y। तो ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म बन गया। अब यहाँ पे 0.2 नीचे लगा देंगे, तो x आपके पास हो जाएगा 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2। तो बच्चों इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 0.4x + 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब हमें करना क्या है, अपनी x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0.4 और x की जगह मैं डाल दूंगा उसकी वैल्यू, जो उसकी वैल्यू थी 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2 और फिर प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। आपको देखिए यहाँ पे 0.4 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवीज़न के फॉर्म में 0.2 है, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपने 4 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया है, ब्रैकेट में 1.3 - 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब हम बच्चों करना है क्या है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.6 माइनस इसको करेंगे 0.3 को जब 2 से, तो हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो देखिए 2.6 हमने एज इट उतार लिया, तो माइनस का 0.6y प्लस का 0.5y, ये बन जाएगा माइनस का 0.1y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 0.1y को हम इस इक्वल के इस साइड भेज देंगे, 2.3 को इस साइड ले आएंगे। तो ये 2.6 है, ये 2.3 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और देखिए ये 0.y नेगेटिव है तो इक्वल के साइड जा करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2.6 में से 2.3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3 इक्वल्स टू 0.1 y। तो y की वैल्यू बच्चों बन जाएगी 0.3 अपॉन 0.1, ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3। हमें बच्चों y मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो जो हमने ये जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी, हम चाहे यहाँ भी पुट कर सकते हैं अपनी y की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखेंगे हम, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू था आपके पास 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। यहाँ पे रख दीजिए 1.3 माइनस 0.3y, और y की वैल्यू आई थी 3 बच्चों, तो यहाँ मैंने y की जगह 3 रख दिया अपॉन 0.2। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.3 माइनस 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0.9 अपॉन 0.2। तो 1.3 से जब आप 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.4 अपॉन 0.2। तो डेसिमल कैंसिल होकर के 4.2 बन जाएगा, यानी कि 2, यानी कि x आपके पास आ गया है 2 और y आपके पास आया था 3। तो बच्चों इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और 2 और 3 हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। x हो गया 2 और y हो गया आपके पास
3। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, फिफ्थ पार्ट में है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमको। और सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए, √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0। ये बच्चों हमको सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके इस इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। किसी भी एक वैल्यू को उठा लीजिए। मान लीजिए मैं सेकेंड इक्वेशन को लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मैं सेकेंड इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या थी, √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0। तब मैंने इस टर्म को, y के टर्म को उस साइड लेकर के जा रहा हूँ मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा √2y। तो x बच्चों कितना हो जाएगा, x हो जाएगा √2 अपॉन √3y। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन भी बोल सकता हूँ। यह हमें x की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो √2 हमने एज इट इज उतार दिया और x की जगह लिख दिया √2 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे दोनों साइड टर्म पे हमारा y है, तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 अपॉन √3 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब ये सारा टर्म 0 के नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस √3, यानी कि बच्चों y की वैल्यू आ गई 0। क्योंकि किसी भी नंबर को जो आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर 0 बन जाता है। 0 को अब किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आता है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम रखेंगे अपनी इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो फ्रॉम थर्ड जरूरी नहीं बच्चों थर्ड में रख सकते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में रख करके अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या थे हमारे पास, x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3y। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, √2 अपॉन √3 लिख करके और y की वैल्यू मैंने 0 लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से बच्चों हमारे पास x भी 0 आ गया और y भी हमारे पास 0 मिल गया। तो इस तरह से बच्चों हमने अपनी ये इक्वेशन भी सॉल्व कर ली। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। फिर 6 पार्ट है हमारा। तो देखिए 6 पार्ट क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। और सेकंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ भी हमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन लेके चलता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों क्या है, फर्स्ट है 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। अब मैं क्या कहूँ, y के टर्म को इस साइड लेकर के जाऊँगा, तो ये देखिए 3x अपॉन 2 है, y का टर्म जब मैं इधर लेकर आया तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, 5y अपॉन 3 और ये -2 आपका एज इट इज रहेगा। अब मैं बच्चों क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब करना क्या है, x की जो भी कॉफिशिएंट है उसे मैं इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल हमारा x कितना रह जाएगा बच्चों, देखिए 2 पर आ जाएगा, 2 पर आ गया तो 5y माइनस 6 2 पर आ चुका है। और ये 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो हमें बच्चों x कितना मिल जाएगा, 5 2 10 y माइनस 6 2 12 अपॉन 9। ये बच्चों हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। इसे मैं थर्ड इक्वेशन भी बोल सकता हूँ।
अब हमें करना है क्या है, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में अपने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, ये थी x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए तो ये 1/3 को मैंने अलग कर लिया। अब मैं x की वैल्यू को ये पूरी की पूरी यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 10y - 12/9 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब आप यहाँ 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 27, तो ये जाएगा 10y - 12/27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका बच्चों हम एलसीएम लेंगे 27 और 2 का। देखिए क्या बनता है यहाँ पास, तो 27 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 54 नीचे हो जाएगा आपके पास। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 2 20y - 12 2 24 और प्लस 27 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27y इक्वल्स टू 13/6। इतना आ गया ये 13/6। अब देखिए करना क्या है, 20y और प्लस 27y दोनों का अगर आप ऐड कर लें तो 20 और 27 हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 47y - 24 अपॉन 54 इक्वल्स टू 13/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 54 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो था हमारा 54 ऊपर जाएगा नेक्स्ट टर्म में। तो हम 54 को बच्चों ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 47y - 24 इक्वल्स टू, देखिए 54 ऊपर चला जाएगा तो 54 यहाँ लिख दूंगे, 54 इंटू ये हो जाएगा 13/6 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 9 जब 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा 47y - 24 इक्वल्स टू 9 इंटू 13। अब 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47y - 24, तो 13 9 जा 117। अब हम क्या करें, 24 के साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24 में इसको ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 47y इक्वल्स टू 7 और 4, ये आपका 13 का 3 1 कैरी गया, 2 1 3 4 43 और 1, तो ये आपका आ जाएगा 143। तो y की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 141 अपॉन 47, तो ये आपका आ गया 141/47। अब 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, 47 3 जा 141, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो y आपके पास 3 आ चुका है बच्चों। अब हमें x निकालना है, तो y के वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैं थर्ड जो मैंने इक्वेशन बनाई थी मैं उसी में रखूँगा, क्या लिखूँगा, फ्रॉम थर्ड, अपनी थर्ड इक्वेशन उतारेंगे। तो थर्ड क्या थी आपके पास, x इज इक्वल्स टू 10y - 12/9, तो रख दीजिए 10 और y के लिए आई थी 3 माइनस का 12/9, तो 10 थी जब 30 माइनस का 12/9, तो 30 माइनस 12 आपका हो जाएगा 18/9 और 9 2 होता है 18, यानी कि x आपके पास आ गया 2। तो जो आपने देखा कि x आपके पास 2 आ गया, यानी कि x आपके पास 2 है और y आपके पास 3 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे इस इक्वेशंस के x और y के। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। बच्चों यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बच्चों दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 4y इक्वल्स टू 24 -24,
ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका हमको बिल्कुल पता है, बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। तो किसी भी इक्वेशन उठा लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट हमने ले ली। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों थी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो मैंने क्या किया, y के टर्म को मैं उस साइड लेके चला गया राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y। तो बच्चों x कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 3y अपॉन 2। ये हमें बच्चों x की वैल्यू हमें मिल गई, जिसे हम थर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2x की जगह मैंने डाल दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो देखिए 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे का आपके पास का 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो आप जब देखिए माइनस 3y माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस 24। तो जो 24 को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, 7y को राइट साइड लेके चले जाइए। तो 11 एज इट इज़ रहेगा, 24 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और 7y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 11 प्लस 24 हो जाएगा आपके पास 35 इक्वल्स टू 7y। तो बच्चों y कितना हो जाएगा 35 अपॉन 7। तो 7 5 से 35 यानी कि y आपके पास आ गया 5। y की वैल्यू आपको 5 मिल गई। तो y की वैल्यू आपको 5 है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए फ्रॉम, फिर से लिखेंगे फ्रॉम किसी भी इक्वेशन रख दी। मैंने वाली थर्ड इक्वेशन उठा ली। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ पे मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 11 माइनस 3 y आपके पास है 5 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 3 15 अपॉन 2। तो 11 में से 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2। यानी कि बच्चों x कितना आ गया, ये आ गया -2 और y कितना आया था, ये आया था 5। तो इस तरह से बच्चों में x y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमें x y की तो वैल्यू मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और पूछा था बच्चों। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि भाई कि अगर x y आ जाए तो आपको फाइंड क्या करना है। और दे रखा है कि y इक्वल्स टू जो है वो mx प्लस 3 के बराबर है। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दे रखे और हमें x y दोनों मिल चुके हैं। तो हम अपनी इस इक्वेशन में x y को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 5 है तो 5 रख दी, और x की वैल्यू 2 है -2, तो माइनस का 2m बन जाएगा ये, प्लस का 3। अब करना क्या है, 2m को इधर लेकर आएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2m इक्वल्स टू 3। और 5 को जब हम लेफ्ट साइड लेके गए तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो 2m इज इक्वल्स टू माइनस का 2। 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो बच्चों m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा -2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1। तो बच्चों m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m इक्वल्स टू -1 आ गया। तो m हमारे पास आ गया -1 और x y -2, y था आपका +5। तो इससे बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको बच्चों एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको फिर सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, फाइंड देम। तो आपके पास नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। तो बच्चों हमने फर्स्ट नंबर को x ले लिया है और सेकेंड नंबर को हमने y ले लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 26। तो मान लिया हमने कि x जो है वो बड़ा है y से, इसलिए दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड में क्या कह रहे हैं, एंड द नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। तो मतलब जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटे नंबर का, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन में सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर 3y, यानी कि हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों।
हमको यहाँ पे दो हमने लीनियर इक्वेशन बना ली है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और दूसरी एक्स इक्वल्स टू 3y। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स की वैल्यू 3y है, वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखेंगे आप, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, एक्स की वैल्यू है 3y, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 3y में से y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 26, तो y बच्चों आपके पास आ जाएगा 13, 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आपको मिल गया 13। अच्छा y आपको मिल चुका है तो हम फर्स्ट x भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपका कहता है x इक्वल्स टू 3y है, तो x कितना हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x आ जाएगा 13 3 जा 39। तो यानी कि हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, x हमारे पास आ गया है 39 और y हमारे पास आ चुका है बच्चों 13। तो यानी कि दोनों नंबर कौन कौन से आ गए, 39 और 13 हमारे पास वो नंबर होंगे, रिक्वायर्ड नंबर होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बच्चों क्या है, सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल हैं, एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे हमको पहले तो सपोज करना पड़ेगा कौन सा लार्जर एंगल है कौन सा स्मॉलर। तो सेकंड पार्ट है हमारा, तो लिखेंगे लेट लार्जर एंगल। हमने मान लिया कि भाई जो लार्जर एंगल है वो है x डिग्री, x हमने ले लिया, और जो हमने स्मॉलर एंगल ले लिया है लेट स्मॉलर एंगल जो आपका है बच्चों वो है y। तो यहाँ पास लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल मिल चुका है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री। अब आपका जो एक एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री लार्जर है, मतलब एक एंगल जो है वो 18 डिग्री जो है बड़ा है दूसरे एंगल से। तो मैंने मान लिया कि भाई एक्स हमारा बड़ा एंगल है, एक्स लार्जर है, तो हमने बताया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्या हो जाएगा आपके पास वाई प्लस 18, क्योंकि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है और बड़ा हमारा एंगल हमने लार्जर एंगल एक्स को लिया है, तो एक्स बन जाएगा वाई प्लस 18 डिग्री। ये हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमारी बन गई। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल इन्होंने बोला है, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि x प्लस वाई यानी कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर बोलते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है और दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो देखिए हमें एक्स फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका, तब वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में। तो करेंगे, आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड इक्वेशन। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री था हमारे पास। अब देखिए एक्स कितना है हमारे पास y प्लस 18, तो मैं एक्स की सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y प्लस 18 के साथ मैंने एक्स रख दिया और y को मैंने एज इट इज़ y लिख दिया 180। अब ब्रैकेट ओपन किया तो y प्लस वाई बन जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने 18 को उधर ले गया तो 2y कितना हो गया बच्चों 180 माइनस 18, तो 180 में से 18 निकाल लेंगे तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162। तो y बच्चों आ जाएगा 162/2 यानी कि 81। तो y बच्चों आपके पास आ गया 81 डिग्री। तो y तो हमें मिल चुका है बच्चों, y मिल चुका है तो हम निकाल लेंगे x भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास बच्चों, x इक्वल्स टू क्या था y प्लस 18। तो जो x था वो y से 18 बड़ा है, तो अगर y आपका 81 है तो इसमें 18 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 819 99 डिग्री। तो बच्चों x आ गया 99 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल कितने आ गए, तो एक एंगल हमारे पास जो है वो 99 डिग्री है और दूसरा जो एंगल है बच्चों वो है 81 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। इसी के साथ ये हमारा सेकंड पार्ट भी बच्चों फिनिश हो गया।
चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पे आपको बैट और बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। आपने एक बैट की कॉस्ट को ₹X सपोज कर लिया, ठीक है। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट को आपने ₹Y सपोज कर लिया। अब अपने क्वेश्चन में आइए कि 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट यानी कि 7X और 6 बॉल यानी कि 6Y, इन दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो कितनी है बच्चों? 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन देखिए इसी तरह से हमारे पास क्या है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 7x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 3800 माइनस 6y। तो x कितना हो जाएगा बच्चों? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये हमारी x की वैल्यू हमने निकाल ली अपनी फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है कि 3 बैट और 5 बॉल, यानी कि 3x हो जाएगा 3 बैट के लिए और 5y बन जाएगा 5 बॉल के लिए। और इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट बच्चों कितनी है? ₹1750। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब हमें करना क्या है, जो हमने x की वैल्यू बनाई है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए रखते हैं 3x की जगह आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये हमने कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अंदर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 में लेंगे एलसीएम। तो हम 7 से एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा पूरा 7। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3800 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 00 8 3 24 का 4 2 का 8 9 2 11। तो ये हो जाएगा 11400 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 6 3 हो जाएगा 18y प्लस 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 35y इक्वल्स टू 1750। अब आपको बच्चों करना क्या है, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1750 के साथ। तो देखिए ये तो आपका 11400 ही रहेगा, माइनस का 18y प्लस का 35y। तो 18y और 35y बच्चों कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 17y, प्लस का 17y हो गया। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 7 5 से 35 का 5 3 आपका कैरी गया, 7 7 जा 49 और 3 42 का 2 4 कैरी गया, 7 1 जा 7 और 4 12। तो ये आपका आ जाएगा 12250 आ गया। अब 11400 को हम उधर सब सेंड कर देंगे तो हो जाएगा 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए चलिए इसको, ये तो आपका 17y ही रहेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 5 12 माइनस 4 8 और 11 तो 850 आ जाएगा। तो यानी बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई? 850 अपॉन 17। तो 17 5 जा 85 होता है तो आपका 50 आ गया। यानी कि y की वैल्यू बच्चों आ गई 50। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू को बच्चों हम कहाँ रख देंगे? अपनी x की वैल्यू में। देखिए हमने कहीं x, यहाँ पे हमने x वैल्यू बनाई थी तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन भी बोल सकता हूँ x वाली वैल्यू को। तो फ्रॉम मैं थर्ड बोलूँगा, फ्रॉम हमारा थर्ड कितना हो जाएगा? x कितना था हमारे पास? 3800 माइनस का 6y अपॉन 7। यहाँ पे मैं y के लिख दूँगा 50। तो ये आपके पास हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 सा। देखिए जब 6 को मैं इंटू 50 करूँगा तो 6 5 30। तो ये आपका हो जाएगा 300। तो मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये 300 हो गया अपॉन 7। फिर से देखिए जब मैं यहाँ पे y में 50 रखूँगा तो 6 इंटू 50 हो जाएगा। तो 6 इंटू 50 होता है 300। अब यहाँ से 300 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 3800 माइनस 300 ये हो जाएगा 3500 अपॉन 7। तो 7 5 से 35 तो यानी कि 500। तो यानी कि बच्चों बैट की कॉस्ट कितनी आ गई? बैट की कॉस्ट को हमने x लिया था
तो बैट की कॉस्ट यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी ₹500। तो ये बैट की कॉस्ट आ गई। और बॉल की कॉस्ट को हमने वाई लिया था, तो वाई कितना था, वाई आएगा 50, यानी कि बॉल की कॉस्ट आ जाएगी ₹50। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बैट की कॉस्ट आ गई ₹500 एंड बॉल की कॉस्ट आ गई ₹50। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of a 25 km? तो देखिए इसमें एक टैक्सी है, टैक्सी को जब कोई हायर करता है तो उस हायर करने पे उसे सबसे पहले फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और फिक्स चार्ज देने के बाद उसे पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी। तो फिक्स जो चार्ज है उससे हमने क्या ले लिया, ₹X हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो ₹X है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज जो होगा उससे हमने ₹Y ले लिया। तो बच्चों फिक्स चार्ज को हमने ₹X ले लिया और पर किलोमीटर चार्जेस को हमने ₹Y ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जब आपने टैक्सी हायर की तो आपको पहले तो आपको फिक्स चार्ज जो X है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस अब उसने क्या किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो 10 किलोमीटर ₹Y के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट है उसने टोटल पे किया, उसने पे किया 105। यानी कि जब उसने कोई टैक्सी हायर की तो एक तो X उसका फिक्स चार्ज हो गया, और 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया तो ₹Y पर किलोमीटर के हिसाब से 10 को Y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को जब कॉस्ट को आप कंबाइन करेंगे तो 105 आपका आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है बच्चों। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से मैं X निकाल लूँगा, तो X बच्चों कितना हो जाएगा 105 माइनस 10Y। तो ये बच्चों हमारी X भी निकल आया हमारे पास। चलिए अब मैं इसी तरह से सेकंड कंडीशन बनाता हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या था, उसने दोबारा फिर से टैक्सी हायर करी, और टैक्सी हायर करने पे उसको देखो एक तो X तो फिक्स चार्ज है वो देना ही देना पड़ेगा, और प्लस इस बार उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर। तो ₹Y पर किलोमीटर के हिसाब से अगर उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने टोटल जो पे चार्ज किया, टोटल जो चार्ज उसने पे किया सॉरी, वो कितना था ₹155 था, जो उसने सेकंड इक्वेशन बना ली इस तरह से। तो यानी कि फिक्स चार्ज हो गया X, और 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया ₹Y के हिसाब से, तो टोटल पे किया उसने 155। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चों आ गई। अब हमें करना क्या है बच्चों, अब हम यहाँ से X को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अपने X की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में रखिए X कितना था हमारे पास 105 माइनस 10Y, ये हमारी X की वैल्यू थी, प्लस 15Y इक्वल्स टू 155। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, तो 105, अब देखिए माइनस 10Y प्लस 15Y, तो यानी 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5Y इक्वल टू 155। अब हम क्या करेंगे 105 को इक्वल के उस साइड सेंड कर देंगे, तो हो जाएगा 5Y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। अब 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, और ये आपका 50 आ जाएगा। तो 155 में से 105 जाएगा तो आपके पास 50 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y आपके पास आ जाएगा 50/5, 5 10 जा 50 यानी कि 10, यानी कि आपके पास पर किलोमीटर जो चार्जेस थे वो ₹10 के हिसाब से आ चुके हैं। तो यानी कि आपका एक पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, आपको Y की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, X निकालना है। तो X के लिए हम जो हमने X बनाई थी उसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूंगा। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में Y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिए X हमारे पास कितना था, X था हमारे पास 105 माइनस 10Y। अब मुझे क्या करना है 105
-10 और y की जगह मैंने डाल दिया 10, तो 105 -10, 10 जा 100, तो 105 में से 100 किया तो आ जाएगा 5, यानी कि फिक्स चार्ज आ चुके हैं बच्चों आपके पास। फिक्स चार्ज यानी कि फिक्स चार्ज आ चुके हैं आपके पास ₹5, और पर किलोमीटर के चार्ज आपके पास आ चुके हैं ₹10। तो फिक्स चार्ज है ₹5 और पर किलोमीटर चार्जेस थे आपके पास बच्चों ₹10 पर किलोमीटर के चार्जेस आ गए। अब अभी क्वेश्चन में हमें अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, इसमें एक चीज़ इन्होंने और पूछी है। अब ये कह रहे हैं क्या, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है बच्चों, तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो तरीका वही है, सेम तरीका है चार्ज का, तो एक्स उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और पर किलोमीटर के हिसाब से उसे वो भी पे करना पड़ेगा। तो एक्स फिक्स चार्ज के पास ₹5 आ चुके थे, हमने लिखा। अब 25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर पे ₹10 चार्ज पे कर रहे हैं, तो 25 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 250। तो 250 में अगर 5 ऐड करें तो ₹255 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन उस टैक्सी से 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो उसे टैक्सी वाले को ₹255 पे करने पड़ेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू दी बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन फाइंड करना होता है तो आपको सपोज करना होता है लेट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आपने क्या सपोज कर लिया, x/y। आपने फ्रैक्शन को x/y सपोज कर लिया। अब कह रहे हैं कि 2 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बिकम हो जाता है 9/11 के बराबर बन जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 11x। पहले इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 2 ज़ा 22। इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब आपको करना क्या है बच्चों, 22 को इस साइड लेके जाइए तो हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x बच्चों कितना हो गया आपके पास, 11x हो जाएगा आपके पास बच्चों 9y। तो 18 माइनस 22 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 4। तो यानी कि x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9y माइनस 4/11। तो ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू हमने निकाल ली है। x की वैल्यू बच्चों हम लोग मिल चुकी है हमें x की वैल्यू। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों, इफ़ 3 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6। यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 आप ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी अगर आप 3 ऐड कर दो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 5/6 के बराबर। तो ये हमारे पास बच्चों सेकंड कंडीशन आ गई। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड 5 से करेंगे, तो 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू, इधर आप 5 से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। अब आपको बच्चों करना क्या है, अब आपको करना ये है कि 18 टर्म को आप इस साइड लेकर आइए। 18 टर्म जब आप बच्चा इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अब देखिए 6x प्लस 5y प्लस 15 और हमारा 18 जो था, हम 18 को साइड लेकर के जा रहे। देखिए हमारा जो 18 था, इस 18 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ये हमारे पास नेगेटिव में माइनस का 18 हो जाएगा। तो यानी कि बच्चों क्या हो गया हमारे पास फिर 6x इज इक्वल्स टू 5y। अब देखिए 15 माइनस 18, 15 में से 18 गया बच्चों तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा -3 आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चों बन गई। अब इस सेकंड इक्वेशन में अपने x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन आती है 6x, तो 6 इंटू और x हमारे पास कितना था 9y माइनस 4
अपॉन 11। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू थी इक्वल्स टू 5y माइनस 3। तो बच्चों में करना क्या है, हमको 11 को मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल के इस साइड। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ब्रैकेट में 9y माइनस 4 और 11 को भेज देंगे अपने इस साइड 5y माइनस 3 वाले साइड पे। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा 54 y माइनस का 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 y माइनस 11 3 जा 33। तो बच्चों आपको करना क्या है, 54 को इस साइड भेज दीजिए और 33 को इस साइड ले आइए। तो बच्चों 33 देखिए इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 33 माइनस 24, यहाँ पे 55y था और 54 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 54 बन जाएगा। तो 33 माइनस 24 कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा 9, ये 9 हो गया और 55y माइनस 54 हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1y यानी कि y। यानी बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है 9, हमें y मिल गया बच्चों 9। अब इस y की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पे, अपनी x वाली इक्वेशन को, इसको मैं थर्ड इक्वेशन भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में अपनी हम वैल्यू ऑफ y को पुट कर देंगे। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, यहाँ रख दीजिए। तो 9 इंटू वाई की वैल्यू भी 9 थी माइनस 4 अपॉन 11, तो 9 9 जा 81 माइनस का 4 अपॉन 11। तो 81 में से बच्चों 4 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 77 अपॉन 11। तो 11 से 71 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, यानी बच्चों x कितना आ गया, x आ गया 7। तो x 7 है और y आपका 9 है, तो x y मिल चुका है। तो बच्चों हमने फ्रैक्शन क्या माना था, फ्रैक्शन हमने सपोज किया था बच्चों, फ्रैक्शन जो हमने सपोज किया था वो क्या था हमने, x अपॉन वाई। तो x हमारे पास आया है 7, y आया है 9, तो बच्चों फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7 अपॉन 9। तो 7 अपॉन 9 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि गिवन फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। इसी के साथ हमारा ये 5th पार्ट भी बच्चों फिनिश हो गया। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट बच्चों हमारा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो यहाँ पे जैकब और उसके सन की एज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की एज को बच्चों हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया x ईयर्स। तो जैकब की एज को बच्चों हमने x ईयर्स ले लिया। और लेट एज ऑफ सन की एज को बच्चों हमने y ईयर्स कर लिया। तो हमने मान लिया कि जैकब की जो एज है वो x ईयर्स है और जो उसके सन की एज है वो y ईयर्स है। अब इन्होंने बोला है बच्चों कि 5 years hence, तो 5 साल बाद। तो 5 year hence मतलब 5 साल बाद। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपकी है 5 year hence, 5 year hence। तो 5 year hence जैकब की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर अब आज जैकब की एज जो है वो x ईयर्स है तो 5 साल बाद उसकी एज जाएगी x + 5 और उसके सन की बच्चों एज हो जाएगी कितनी, y + 5। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तो जैकब की जो एज है वो 5 साल बाद जो है एज जैकब की वो 3 टाइम्स। तो जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है अपने सन की एज के 5 year hence में। तो जैकब की एज कितनी थी, वो थी x + 5 थी बच्चों, वो हो जाएगी 3 टाइम्स सन की एज के, सन की थी y + 5 के। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 5 3 = 15। अब 5 को इधर भेज दिए बच्चों तो x कितना हो जाएगा 3y + 15 - 5। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 3y 15 - 5 बच्चे हो गया 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन और साथ में x की वैल्यू भी हमारी बच्चों ये तैयार हो गई। अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज बच्चों कितनी हो जाएगी 5 years ago, तो
तो 5 ईयर, अगर आज जैकब की एज x है तो 5 साल पहले यानी 5 ईयर्स एगो उसकी एज होगी x माइनस का 5 ईयर। सिमिलरली उसके सन की बच्चों की एज होगी, अगर उसका सन प्रेजेंट में y ईयर्स का है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। अब कंडीशन बच्चों ये कह रहे हैं 5 ईयर्स एगो जैकब जो है वो अपने सन की एज का 7 टाइम्स था, तो यानी कि जैकब इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन 5 ईयर्स एगो। तो जैकब जो था 5 साल पहले कितनी एज थी जैकब की बच्चों, तो 5 ईयर्स एगो जैकब की एज थी वो थी x माइनस 5, और 7 टाइम्स है अपने सन की एज थी y माइनस 5। बच्चों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 को उधर भेजेंगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा तो 7y माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई बच्चों। अब हमें करना क्या है, इस फर्स्ट से x उठाना है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से x की वैल्यू उठाओ और सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए अब मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, ये थी 3y प्लस 10, और उसे सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या थी, ये थी 7y माइनस 10, तो 7y माइनस 30 7y माइनस 30। अब आपको करना क्या है, 3y को इधर भेज दीजिए और 30 को इधर ले आइए। तो देखिए 30 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 प्लस 10 बन जाएगा, और ये 7y था और 3y इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, और 7y माइनस 3y हो जाएगा 4y। तो बच्चों y कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा 40/4 यानी कि 10। तो यानी कि उसके सन की जो एज थी वो तो आ गई 10 ईयर्स। तो देखिए हमको पहली वैल्यू मिल गई है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट क्या था बच्चों, x इज इक्वल्स टू था 3y प्लस 10, तो x कितना हो जाएगा 3y यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 10, यानी कि 3 10 30 प्लस 10 यानी कि 40, यानी कि जो जैकब की एज बच्चों कितनी आ गई फादर की, यानी कि जैकब की एज आ जाएगी 40 ईयर, और उसके सन की यानी कि वाई की एज कितनी आ गई 10 ईयर। तो इससे बच्चों हमारा आंसर आ गया 40 ईयर और 10 ईयर हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। तो मैं आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों इसमें खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सकता है लगाइए, वर्ड्स प्रॉब्लम की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन खुद बनानी है, और इसी तरह से सीखते रहिए। चलिए बच्चों चलते हैं, लेकिन चलते चलते जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आपको लगातार ऐसे ही आपको काफ़ी सारे CBSE NCERT के सॉल्यूशन मिलते रहें, और मैथ्स की ट्रिक मैं रोज़ाना बता रहा हूँ वो आपको मिलते रहें। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।